इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अफसरों और नौसैनिकों की बातचीत कोई सुन न पाए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बुल्गारिया पर रूस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुल्गारिया के कई राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया है। इनकी कोई गिनती नहीं बताई गई है, लेकिन ये कहा गया है कि रूस में मौजूद बुल्गारिया के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये भी कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों को रूस छोड़ने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है। ये जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने बुल्गारिया के राजदूत को बुलाकर दी। बुल्गारिया और रूस के रिश्तों में तनाव पिछले 3 साल से चल रहा है। 2019 में, 2020 में और फिर 2021 में बुल्गारिया ने रूस के राजनयिकों को हटाया था और उन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। लेकिन यूक्रेन से तनाव बढ़ने के बाद बुल्गारिया ने रूस के रिश्ते और भी खराब हो गए। मार्च में बुल्गारिया ने रूस के 10 राजनयिकों को हटाया था और रूस ने उसी वक्त कहा था कि बेबुनियाद आरोप लगाकर उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन बुल्गारिया ने इसके बाद 1 अप्रैल को रूस के एक और बड़े अधिकारी की छुट्टी कर दी। अब रूस ने बुल्गारिया के अधिकारियों पर जो कार्रवाई की है, ये उसी का जवाब माना जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन जंग पर काला सागर में अपनी जंगी जहाज पर हमले से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ ऐसे विमान देखे गए हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु बम बरसाने के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि अपने जंगी जहाज मॉस्को के डूबने के बाद रूस और यूक्रेन की जंग का रुख बदल सकता है। अरुण सिंह यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, ये बेहद ही डरा देने वाली खबर है। काला सागर में रूस का युद्धपोत मॉस्को जब से डूबा है तब से पुतिन बेहद गुस्से में हैं। लगातार वो धमकियां दे रहे हैं और अब तो उन्होंने परमाणु बम गिराने वाले फाइटर प्लेन उड़ा करके इस धमकी को और ज्यादा मजबूती दे दी है। इसके पहले भी वो फिनलैंड और स्वीडन दोनों को धमकी दे चुके हैं कि परमाणु युद्ध हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगला निशाना परमाणु युद्ध का पुतिन द्वारा कौन सा देश बनेगा, कब बनेगा, ये सारी बातें पुतिन के दिमाग में हैं। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि अब तक रूस ने जंगी जहाज मॉस्को के डूबने पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतना साफ है कि मॉस्को का डूबना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन में रूस की फौज के हमले तेज हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मॉस्को पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं और ऐसा होने की कुछ अहम वजहें भी सामने आई। सबसे अहम बात यह कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ खास प्लेन देखे गए। ये प्लेन हैं Tu-95, जिन्हें परमाणु बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नहीं बल्कि रूस के ऐसे 4 प्लेन यूक्रेन की सीमा के पास देखे गए। दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले ने पुतिन को झकझोर कर रख दिया। उनके सब्र का बांध टूट चुका है। जल्द से जल्द इस जंग का अंत करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस जंग में अब वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही रूस ने कहा था कि अगर रूस के वजूद को खतरा होगा तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन रूस की इस बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि रूस परमाणु बम गिरा सकता है। यहां तक कि उन्होंने ऐसी दवाओं का स्टॉक जमा करने को कहा था जो रेडिएशन के असर को कम कर सकें। मतलब ये कि तैयारी परमाणु बम के हमले से बचने के लिए शुरू हो चुकी है। रूस का आक्रमण पिछले 4 दिन में काफी तेज हुआ। खास तौर पर खार्किव और लवीव में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक ऐसे कारखाने पर भी मिसाइल दागी गई जहां नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलें बनाए जाने का दावा किया जाता था। इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की झुंझलाहट माना जा रहा है। दावा है कि मॉस्को के डूबने की घटना के बाद से उनका सब्र जवाब दे चुका है। और कीव पर कब्जे की जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने कीव की सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की थी और इसी दौरान कीव के पास स्किबीन में रूसी फौज ने एक कोल्ड स्टोरेज को भी निशाना बनाया। स्किबीन में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह ने ये खास रिपोर्ट भेजी है। मैं इस वक्त स्किबीन में हूं, जहां कोल्ड स्टोरेज को रूस ने पूरी तरह से तबाह किया। रूस की सेना ने जो 64 किलोमीटर लंबा घेरा डाला था कीव पर कब्जा करने के लिए, तो घेरे के आसपास जितनी फैसिलिटी थी उन सबको बर्बाद और तबाह किया। ये जो फैसिलिटी है, ये कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर सब्जी, फल और मीट स्टोर करके रखा जाता था और इसकी सप्लाई होती थी यूक्रेन की सेना के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा इस कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी का इस्तेमाल आम नागरिकों को भी भेजने के लिए किया जाता था, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर मीट का प्रोडक्ट था या फिर वेजिटेबल थी या फ्रूट्स थे, वो सीधे सेना के बैरक में, सेना के मोर्चों पर सप्लाई किए जा रहे थे। क्योंकि तब तक, जब तक रूस की सेना यहाँ घेरा डालने आई थी,
तब तक ये साफ हो चला था कि सेना के लिए लंबे वक्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी चल सकती है। और इसलिए इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में कई हजार टन फल और सब्जियां और साथ ही मीट प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखे गए थे, ताकि लंबे चलने वाले युद्ध के लिए अपनी सेना को सप्लाई कर सके यूक्रेन। लेकिन आप देखिए इतनी लंबी फैक्ट्री है, और ये तो सिर्फ आपको सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं इसके पीछे भी गया था, उस पीछे के हिस्से में भी सब कुछ जल गया है। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखें, अंदर की, तो उसमें कुछ भी आपको बचा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये तभी से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है, जब इसमें आग लगी थी, धुआंधार इस पर बमबारी हुई थी, और यहाँ कुछ नहीं बचा है। रूफ सारी जितनी छतें हैं सब टूट के नीचे गिर गई हैं। आग ऐसी लगी थी, इसमें भीषण आग लगी थी कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है, और जो कुछ भी रखा था इसके पहले कि निकाल पाते यूक्रेन के लोग, तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। देखिए एक ट्रक रखा हुआ है, उस ट्रक पर ये मीट लेके जाता था ट्रक। अगर आप देखिए तस्वीरें जो उस पर हैं, चिकन है और बाकी जो मीट यहाँ लोग खाते हैं, उन सबकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो ये ट्रक अभी भी खड़ा है, ट्रक में भी पीछे से देखिए आग लगी हुई है, और ट्रक भी अब किसी काम का नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी थी पूरी तरह से यूक्रेन की सेना के लिए, जहाँ से वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट जाता था, रूस की सेना ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के परमाणु हमले के गेम प्लान को लेकर पश्चिमी देशों को आगाह किया और हमले से निपटने के लिए तैयारियां शुरू करने की नसीहत तक दे डाली। यानी रूस लगातार परमाणु हमले की जो धमकियां दे रहा है, वो गीदड़ भभकी नहीं बल्कि सच साबित हो सकती हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने अंदेशा जता दिया कि यूक्रेन में अपनी भदपिट्टी देख पुतिन इतने न बौखला जाएं कि वाकई परमाणु हथियार दाग ही दें। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले से निपटने के लिए एंटी रेडिएशन दवाएं इकट्ठा करने और बंकर तैयार करने तक को कह दिया। Коли вона буде, і не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. यही नहीं, जेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि परमाणु हमले को लेकर रूस के किसी भी दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. जेलेंस्की का ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि यूक्रेन की जंग की शुरुआत में ही पुतिन ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को अलर्ट पर रहने का आदेश देकर सनसनी फैला दी थी। हालांकि तब भी अमेरिका ने इसे दुनिया को डराने का पैंतरा बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब तो जेलेंस्की नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख भी आगाह कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है और पुतिन यूक्रेन में जंग जीतने के लिए कम ताकत वाले परमाणु बम चला सकते हैं। लेकिन नाम पर मत जाइए, ये बम कहने को ही छोटे हैं, लेकिन तब भी तबाही बड़ी ही मचाते हैं, और जिस शहर पर फट जाएं उसका नामो निशान मिटाने का दम रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास ऐसे कम ताकत वाले परमाणु हथियारों की गिनती 2000 के करीब, और तो और रूस के पास पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में छोटे परमाणु बम दाग कर जंग में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के मारियोपोल से। वहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, जिससे कई रिहायशी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो रूस के हमलों से बचकर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन रूस की फौज उन्हें भी अपने निशाने पर ले रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने दुनिया के तमाम नेताओं से मदद की अपील की है। वहीं रूसी हमले की वजह से मारियोपोल में जबरदस्त तबाही देखने को मिली। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया, ताकि वहां रूस की दहशत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन लोगों ने मारियोपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर फायरिंग भी की। И вот они получили эту квартиру. Я говорю: Андрюша, куда вы идете? Он говорит: мне дороже дети. रूस की मिसाइलों ने लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कुछ तो सड़कों पर खाना बनाते दिखाई दिए। साथ ही जरूरत का सामान खरीदने निकले लोगों को रोककर सैनिकों ने उनकी तलाशी भी ली। हालांकि रूस की फौज से टक्कर लेने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। मारियोपोल में तैनात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स अजोव के कुछ सिपाही नजर आए, जो रूसी सैनिकों के ठिकानों की तलाशी में जुटे हुए दिखे। इसके बाद उन्हें जैसे ही दुश्मन की आहट मिली, उन लोगों ने वहां की ग्रेनेड की मदद से धमाके किए। यूक्रेन ने शक जताया कि रूस ने खार्किव पर कहर बरपाने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। खार्किव पर हुई इस बमबारी की कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं।
जिनमें वहां की एक सड़क पर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां आग के शोलों के साथ धूल और काले धुएं का गुबार ऊपर उठता नजर आया। इसी दौरान वहां से कुछ दूरी पर कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनमें एक आदमी इन धमाकों से घबराकर सड़क पर ही बैठ गया। हालांकि बाद में वो वहां से चला गया। दावा किया गया कि आम लोगों को निशाना बनाकर रूसी सेना ने इसी तरह के हमले शहर के कई इलाकों में किए, जिनमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया कि रूस क्लस्टर बम से हमले कर रहा है। हालांकि इस आरोप को रूस के रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया था। लेकिन ताजा हमलों के बाद फिर यूक्रेन का सीधा इल्जाम रूस पर है और सबूत के तौर पर वीडियो भी। क्लस्टर बम को लेकर इतनी हाय तौबा इसलिए मची हुई है क्योंकि ये बम बेहद खतरनाक होते हैं और गिरकर जमीन पर फटने के बाद भी इसमें कई जिंदा बम बचे होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं। रूस पर इसी विनाशकारी बम के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगाई हुई है, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 600 बम होते हैं जो गुच्छे की शक्ल में आसमान से गिराए जाते हैं। इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इस बीच रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो अपने जंगी हेलीकॉप्टर और हथियारों की नुमाइश करता हुआ दिखाई दिया और साथ ही रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके सबूत के तौर पर उसने वीडियो जारी किया जिसमें आसमान में तेज आवाज के साथ रूस की मिसाइल आगे बढ़ती दिखी। इसके अलावा वीडियो में रूस के खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर K-52 की टुकड़ी नजर आई जो कई घातक मिसाइलों से लैस थी। Он может нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, типа। साथ ही वहाँ रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तैनात दिखा, जिसके जरिए रूस दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने का पुतिन का गेम प्लान सामने आया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अपने इस मिशन को कामयाब करने के लिए खेरसोन पर झूठे हमले भी करवा सकती है, यानी ऐसा हमला जिसे यूक्रेन के झंडे के साथ अंजाम देगी रूसी सेना, लेकिन आरोप लगेगा यूक्रेन की सेना पर। रूस की इस साजिश के पीछे यूक्रेन की दलील है कि इससे खेरसोन के लोगों में उसके खिलाफ नफरत भरी जाएगी और रूस को हमदर्द बताया जाएगा, जो पुतिन के खेरसोन में जनमत संग्रह कराने के मंसूबे को फायदा पहुंचा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस युद्ध में डोनेस्क और लुहांस्क के बाद खेरसन तीसरा ऐसा इलाका होगा जो अलग हो जाएगा। यानी एक तरफ यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक एक करके उसके इलाके छीनते भी जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले रूस ने खेरसोन पर कब्जे का दावा किया था और अब तक वहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रूस की सेना ने वहां डेरा जमा लिया है और दावा है कि खेरसोन का सारा निजाम उसने अपने हाथ में ले लिया है और यूक्रेन की सेना को खेरसोन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। खेरसोन यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है जो काला सागर के किनारे बसा है। दावा है कि रूस खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने के लिए जनमत संग्रह करने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि उसने 8 साल पहले 2014 में क्राइमिया को अलग करने के लिए किया था। और रूस को ऐसी उम्मीद है कि वो खेरसोन में भी जनमत संग्रह करवाकर उसे यूक्रेन से अलग करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि खेरसोन के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई। इसी दौरान रूसी फौज ने वेलिका दिम्रिका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया। प्लांट तबाह होने से आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद हो गई। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की इस वक्त वेलिका दिम्रिका में ही वो मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, आप भी रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिम्रिका इलाके में हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी शीत युद्ध की तरह ही हो रहा है। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हूँ जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वो कंपनी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इस कंपनी का। हम और आप भी हिंदुस्तान में इस कंपनी के बनाए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन इस कंपनी को किस तरह से रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ऑपरेशनल हिस्सा जो था, बाकी लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन ऑपरेशनल हिस्सा जहां कोल्ड ड्रिंक तैयार होता था उसके 3 बड़े टैंक थे और तीनों बड़े टैंक यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है रूस के एयर स्ट्राइक में। तो ये अमेरिका का प्लांट है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूक्रेन में उसने ये प्लांट लगाया था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है
ये सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता था। अब इसको ध्वस्त कर देने के बाद कोल्ड ड्रिंक की जो सप्लाई है बाकी जो देश थे वहाँ पर रुक गई है पूरी तरह से। और ये जो प्लांट है, ये जो शीतल पेय बनाने वाली कंपनी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का प्लांट है, ये कई 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ ऑपरेशनल हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो टैंक थे 3 बड़े बड़े, इन तीनों बड़े बड़े टैंक को ध्वस्त कर दिया है। ये जो तीनों बड़े बड़े टैंक हैं इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इन खेतों में उसके मलबे फैले हुए हैं और ये जगह है जहाँ से इस कोल्ड ड्रिंक के प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये एक तरह से याद दिलाता है शीत युद्ध के ज़माने का भी, जब अमेरिका और सोवियत संघ, आज का रूस, इसके बीच किस तरह से एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात किया जाता था, कैसे एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट को कैसे दबाया जाता था या उनको ख़त्म कर दिया जाता था, किस तरह से स्पेस से लेकर ज़मीन तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, देशों को अपने हिस्से में लाने की होड़ थी, और दूसरे को किस तरह से उसके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो जो तस्वीर है यहाँ पर आपको इस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में दिखाई दे रही, जब रूस के जेट्स ने, रूस के फाइटर जेट्स ने आकर के यूक्रेन की इस फैक्ट्री को जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कीव पर हमले के डर से यूक्रेन की सेना ने वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी। हालांकि कई दिनों तक कीव को चारों तरफ से घेरने के बाद रूसी सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन खबर है कि पुतिन के सैनिक यूक्रेन की राजधानी पर कभी भी हमला कर सकते हैं, जिसे देखते हुए कीव में पिछले 2 दिन से थोड़ी थोड़ी देर पर सायरन बज रहा है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन के सैनिक लोगों को रूसी हमले से आगाह करने में जुटे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने कीव के चप्पे चप्पे की सुरक्षा भी बढ़ा दी। जगह जगह सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, रूसी सेना को चकमा देने के लिए शहर में मौजूद ऐतिहासिक मूर्तियों को काले कपड़ों से भी ढक दिया गया, ताकि आसमान से रूस के जंगी जहाज उन्हें देखकर इलाके का पता न लगा सकें। दुश्मन देश का कोई भी हवाई जहाज या लड़ाकू विमान इसको देखना चाहे तो समझ न पाए कि ये इलाका कौन सा है। इस तरह की मूर्तियों से स्पष्ट पता लग जाता है कि कहां पर ये इलाका है और हमला कहां करना है। इस बीच कीव के कुछ लोगों ने वहां की दीवारों पर पेंटिंग कर पुतिन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। शहर की कई दीवारों पर जंग के विरोध